हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फरवरी 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा अभी तक की सबसे बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज मिलन को होस्ट किया गया विशाखापट्टनम के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। चलो, ओके। तो अभी रिसेंटली मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज मिलन 24 का आयोजन किया गया था और होस्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। और इस एक्सरसाइज का ये 12th एडिशन था जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, बराबर ना। और इसको इंडियन नेवी के कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा होस्ट किया गया? ईस्टर्न नवल कमांड के द्वारा, ध्यान में रखना है। और इस एक्सरसाइज की थीम क्या रखी गई थी? कैमराडेरी, कोहेशन और कोलाबोरेशन, बराबर ना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का इंडियन नेवी का? टू इनहेंस द प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द फ्रेंडली नेवीज एंड गेन द एक्सपीरियंस इन द मल्टीलेटरल। ओके। और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का एम क्या था इंडियन नेवी का? तो प्रोफेशनल इंटरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी नेवीज़ के बीच में कोऑपरेशन बना रहे, इसके लिए हम हर साल मिलन एक्सरसाइज का आयोजन करते हैं, बराबर ना। और ये हमारे द्वारा आयोजित सबसे बड़ी नवल एक्सरसाइज है मिलन, जो इंडियन नेवी होस्ट करती है। और इस बार ईस्टर्न नवल कमांड के द्वारा होस्ट किया गया था, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। अगर हम इस न्यूज़ के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी शिप्स के द्वारा, एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया। जो लास्ट ईयर हमने जो एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था, एयरक्राफ्ट कैरियर जो लॉन्च किया था, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, दोनों के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया गया। उसके अलावा MiG-29 के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, P-81 एयरक्राफ्ट, ये सभी एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेशन किया था इस एक्सरसाइज के अंदर। और 58 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेशन किया गया था। उस कंट्रीज़ के अंदर USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज को हमने होस्ट किया था आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर, बराबर ना। ओके। अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एवर मिलिट्री वॉर गेम है, इंक्लूडिंग द मेजर मैनोवर्स, एडवांस एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस ड्रिल्स यहाँ पे आयोजित की जाती है, बराबर ना। और इस एक्सरसाइज को हम 1995 से आयोजित करते हैं। इट इज़ अ बाई एनुअल एक्सरसाइज, मतलब हर 2 साल के अंदर एक बार होती है। और इस बार 12th एडिशन हुआ था, राइट। और ये एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। और शुरुआत में हम मात्र ऐसे देश के साथ इस एक्सरसाइज को करते थे, लाइक लुक ईस्ट पॉलिसी, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम जस्ट इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते थे। लेकिन फिर हमने इसको एक्सपांड किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर में, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन सागर इनिशिएटिव के अंडर में, मतलब हमारे आसपास की कंट्रीज़ के साथ भी हमने इसको करने का शुरू किया। पहले जस्ट हम मात्र ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते थे, बराबर ना। ओके, अभी हम हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ है लाइक बांग्लादेश, लाइक वियतनाम, बराबर ना, ऐसी ही कंट्रीज़ के साथ भी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं, बराबर ना। ओके। तो ये 2 फेज़ में आयोजित की जाती है, हार्बर फेज़ और सी फेज़। हार्बर फेज़ के अंदर यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने जो चैलेंजेस हैं नेवी के, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको सॉल्ट आउट करते हैं, बराबर ना। और सी फेज़ के अंदर प्रैक्टिकल मैनोवर्स, मॉक ड्रिल्स की जाती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो हम किस तरीके से साथ में मिलके हमारी एडवर्स सिचुएशन को डिफेंड करेंगे, सिंपल, बराबर ना। तो 2 फेज़ के अंदर, हार्बर फेज़ और सी फेज़ के अंदर इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है। ओके। और अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? R हरि कुमार, ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1950 के अंदर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। मिलियन एक्सरसाइज किसके द्वारा होस्ट किया गया, कहाँ पे होस्ट किया गया, कौन सा एडिशन है, कब से हम शुरू करते हैं, कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इंडियन नेवी के बारे में आपको स्टैटिक फैक्ट्स पता होना चाहिए। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया इंडिया का फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में स्किल इंडिया सेंटर्स बनाने की बात चल रही है, बराबर ना। अभी यहाँ पे इस स्किल इंडिया सेंटर्स के अंदर क्या किया जाएगा, नाम से ही पता चलता है स्किल प्रोवाइड की जाएगी, बराबर ना। तो एक्चुअली जो ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं और इंडस्ट्री की जो डिमांड है, दोनों के बीच में बहुत गैप है। आज का जो एजुकेशन है वहाँ पे जो डिमांड इंडस्ट्री की है वो, और जो ग्रेजुएशन के बाद एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो बाहर निकल है उनके बीच में उनकी क्वालिटी की में बहुत गैप है। तो उस गैप को दूर करने के लिए यहाँ पे स्किल इंडिया सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है कि स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद अफोर्डेबल प्राइस में अफोर्डेबल फ़ी देके उनको एक रिक्वायर्ड स्किल यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जो उनको आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में काम में आएगी, इंडस्ट्रीज़ में उनकी डिमांड बढ़ेगी, बराबर ना, राइट। तो ये स्किल इंडिया सेंटर स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में पहला कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, ओडिशा के अंदर, और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, बराबर ना। तो आई थिंक आपको न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अभी उसको डिटेल में समझते हैं। तो इस स्किल इंडिया सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस द स्पेसिफिक स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट हैव द पोटेंशियल टू ड्राइव द रीजनल डेवलपमेंट एंड क्रिएट द सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जो इंडस्ट्रीज़ की जो बेसिक नीड है, स्किल नीड है कि जो इनको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल की जाए, जिसकी वजह से वो रीजनल डेवलपमेंट कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सके, बराबर ना। ओके, और ये जो स्किल इंडिया सेंटर है जो पूरे भारत में एस्टैब्लिश किए जाएंगे धीरे धीरे, उसको कौन मॉनिटर करेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में। तो ये संस्था उसको मॉनिटर करेगी, बराबर ना, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह करवाएगी, सिंपल, बराबर ना। ओके, और दिस इज डिज़ाइन, ये जो स्किल इंडिया सेंटर है वो क्यों डिज़ाइन किया गया है, टू डेवलप द कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज ऑफ द युवा शक्ति इन द ट्रेड्स विच आर हाई इन डिमांड सच एज द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लेदर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, आईटी इनेबल सर्विसेज, बराबर। तो ये सब सेक्टर जो आजकल बहुत डिमांड में है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्किल प्रोवाइड की जाएगी, युवा शक्ति को स्किल प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल कर सके, बराबर ना, राइट। ये जो स्किल इंडिया सेंटर है वो बेस्ड इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाए जाएंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होगी, उसके अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ होगी जो स्पीड अप करेगी डिमांड फॉर द फॉर्मल स्किल्स एंड इनेबल द यूथ टू एक्वायर द रिक्वायर्ड स्किल, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, और अगर मैं इस न्यूज़ के कुछ की पॉइंट्स की बात करूँ तो सेंटर वॉज एस्टैब्लिश टू इंश्योर द एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन एंड एस्टैब्लिश अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द एस्पायरिंग यूथ, बराबर ना। और introduction of these type of the low cost courses in the skill india center will be empower the youth and include them as a part of the evolving job market, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट जो डिमांडिंग रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की, वो सभी कोर्स को बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि सभी लोग उसको अफोर्ड कर सके और सब लोग यहाँ पे स्किल एक्वायर करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सके, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो ऐसे पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, ओडिशा के अंदर, जिसका इनॉग्रेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया है फ्रेंड्स, बराबर ना। अगर मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करूँ, जो भारत में जितने भी ऐसे स्किल इंडिया सेंटर बनेंगे जिसको मॉनिटर करेगी, तो ये जो संस्था है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में बनाई गई है और ये वर्क कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में, और उसके CEO है वेदमानी तिवारी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, 2008 के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया था दुबई के अंदर, और इस समिट के बारे में बात करते हैं, बराबर। चलो, ओके, तो अभी रिसेंटली 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया था दुबई UAE के अंदर,
और इस बार की जो थीम रखी गई थी शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये थीम रखी गई थी। और इसके चेयरमैन, इस समिट के चेयरमैन जो मोहम्मद अल गिरगावी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट अफेयर से यूएई के, वो इस समिट के चेयरमैन रहे थे, ध्यान में रखना है। ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ना, वो यूएई ही होस्ट करता है जब भी इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार का थीम याद रखना है और कौन इस बार चेयरपर्सन थे वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है एक ग्लोबल न्यूट्रल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका डेडिकेशन क्या है, टू शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करूँ तो ये एन्युअली दुबई यूएई के अंदर ही होती है। और यहाँ पे इस समिट का जो मेन मकसद है ग्लोबल लीडर्स को साथ में लाना, ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स और थॉट लीडर्स को साथ में लाना, बराबर ना, और एक्सचेंज करना बेस्ट प्रैक्टिसेस को, पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट प्रोसेसेस को और टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी यहाँ पे फोकस किया जाता है, बराबर ना। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को एस्टैब्लिश किया गया था 2013 के अंदर। किसने एस्टैब्लिश किया था, तो शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखटूम, जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे यूएई के, उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बराबर ना। और अगर मैं 2024 के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करूँ तो टोटल 25 गवर्नमेंट लीडर्स आए थे, हेड ऑफ द स्टेट आए थे इस मीटिंग के अंदर। और टोटल मिला के 120 गवर्नमेंट डेलीगेशंस के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया गया था, बराबर ना। ओके, मेन जो थीम थी इस बार की समिट की, तो गवर्नमेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द नेक्स्ट फ्रंटायर्स, री इमेजिंग द डेवलपमेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमीज, फ्यूचर सोसाइटीज एंड एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड द न्यू ग्लोबल शिफ्ट, अर्बनाइजेशन एंड द ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो आयोजन किया गया था, इस बार की जो 6 मेन थीम थी उसमें से ये कौन सी थीम यहाँ पे नहीं है या तो फिर यहाँ पे है, वो आपको फाइंड करना होता है, बराबर नाम ध्यान में रखना है। ओके ओके, अगर मैं गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करूँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो 2024 का आयोजन किया गया दुबई के अंदर, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे, तो तुर्की और कतार वेर नेम द गेस्ट ऑफ ऑनर इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, बराबर ना। और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। और उन्होंने दूसरी बार इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया, जो लास्ट 2018 में समिट हुआ था तब भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा जो पार्टिसिपेशन किया गया, उन्होंने जो इंडिया के अंदर जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, उनके बारे में बात किया। और उसके अलावा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया कि गवर्नेंस नीड टू बी इंक्लूसिव, टैक्स स्मार्ट, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट एंड ग्रीन। तो गवर्नमेंट को अभी किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इंक्लूसिव बनना चाहिए, टैक्स स्मार्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट और ग्रीन। अगेन उन्होंने एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है अपनी स्पीच के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान, बराबर ना। और ही ऑल्सो आउटलाइन द प्रायोरिटी एरिया फॉर मेकिंग द पब्लिक सर्विस मोर एफिशिएंट, सच एज द ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ताकि पब्लिक को उनको जो सर्विस मिलनी चाहिए वो एफिशिएंटली मिले। ईज़ ऑफ डूइंग को प्रमोट करना है, ईज़ ऑफ जस्टिस को प्रमोट करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। तो इस सभी के ऊपर मोदी जी के द्वारा उनकी स्पीच के अंदर फोकस किया गया, बराबर ना। ओके, उसके अलावा इस समिट के दौरान एक अवार्ड दिया जाता है, गवर्नमेंट टेक प्राइज अवार्ड, बराबर ना। तो ये गवर्नमेंट टेक प्राइज अवार्ड जो 9th एडिशन था, जो इंडिया के इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर द रोड सेफ्टी थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, उसको मिला। तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है कि हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, बराबर ना। तो उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया, गवर्नमेंट टेक प्राइज दिया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर, वो आपको ध्यान में रखा है, बराबर ना। ओके, तो जिस तरीके से इंडिया का जो ये इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस है फॉर द रोड सेफ्टी थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोजेक्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। दिस इज ए कोलाबरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एडवांसिंग द रोड सेफ्टी, बराबर ना। तो इस इनिशिएटिव को यहाँ पे गवर्नमेंट टेक प्राइज मिला
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर, ध्यान में रखना है। ओके, और गवर्नमेंट टेक प्राइज़ की बात करूँ तो गवर्नमेंट टेक प्राइज़ एक एनुअल अवार्ड है जो मैनेज बाय द एमिरेट गवर्नमेंट सर्विस एक्सेलेंस प्रोग्राम एट द यूएई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आई रास्ते इंडिया को अवार्ड मिला। एजुकेशन सर्विस के अंदर घाना एजुकेशन आउटकम प्रोजेक्ट घाना को अवार्ड मिला। हेल्थ केयर सर्विस के अंदर सेतु सेहत इंडोनेशिया को अवार्ड मिला। इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिजिटल फैमिली कार्ड कजाकिस्तान को अवार्ड मिला। तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया है बराबर ना, उनको यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना, एमिरेट सरकार के द्वारा, यूएई के द्वारा, बराबर ना। ओके, उसके अलावा दुबई इज सेट टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस बाय 2026। तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द दुबई हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द जॉबी एविएशन, एक कंपनी है, टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन द दुबई यूएई बाय 2026, बराबर ना। तो अंडर दिस एग्रीमेंट जॉबी एविएशन हैज रिजर्व द एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट द एयर टैक्सीज इन दुबई फॉर द 6 years। ओके, तो ये जो जॉबी एविएशन कंपनी है ना, वो जॉबी एविएशन एज पर एक इनोवेटिव एयरक्राफ्ट है जो एक इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, बराबर ना। तो वो उसके माध्यम से एयर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेगा, बराबर ना। और ये सिंगल चार्ज के अंदर 240 किलोमीटर ये एयरक्राफ्ट चल सकता है जॉबी एविएशन का। और उसके अंदर 4 बैटरी पैक है, बराबर ना। और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर और 200 माइल्स पर आवर, ये मैक्सिमम स्पीड से वो चल सकता है। तो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस पहली बार दुनिया के अंदर लॉन्च की जाएगी दुबई के अंदर 2026 तक। जॉबी एविएशन कंपनी के साथ उसने पार्टनरशिप किया है, बराबर ना। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं यूएई की बात करूं फ्रेंड्स, तो यूएई इज़ अ फेडरेशन ऑफ द 6 एमिरेट, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वेन एंड फुजैरा। और ये 6 एमिरेट से बन के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम दिया गया है। और कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान और करेंसी है वहाँ पे दिरहम, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, माल्टा बिकम्स अ 119th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, तो अगर आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सुना ही होगा फ्रेंड्स, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अलायंस इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 के अंदर जब COP21 का आयोजन किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नंबर की, बराबर ना, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। तब इंडिया और फ्रांस ने साथ में मिलकर एक अलायंस लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाम से पता चलता है ये अलायंस के अंदर ऐसे कंट्रीज़ को जोड़ा गया था कि जो सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहती है, सोलर एनर्जी के ऊपर काम करके एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती है। और सोलर एनर्जी के ऊपर यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है ISA के अंदर, वो सभी सेम पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है, बराबर ना। फॉर एग्जांपल ISA के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है वो सभी फॉलो कर रही है और एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का प्रयास कर रही है, बराबर ना। तो अभी तक 118 कंट्री इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एग्रीमेंट्स को साइन कर चुके हैं, बराबर ना। और अभी 119th कंट्री इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जा रही है। कौन सी कंट्री है? माल्टा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, ये जो ISA है ना फ्रेंड्स, जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये ISA का हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। और इसकी प्रेसिडेंट इंडिया और को प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस है, ध्यान में रखना है। ओके, चलो, अगर मैं ISA की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 के अंदर इंडिया और फ्रांस के द्वारा COP21 की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो पर्पस था, टू इंडोर्स अ क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट एंड डिप्लॉइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशंस थ्रू द सोलर एनर्जी, स्पेशली इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, बराबर ना। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर सोलर एनर्जी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना, ये ग्रुप का मकसद है कि यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ पैसा कंट्रीब्यूट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए, कि ताकि वहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, बराबर ना, राइट। तो टारगेट है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाए ISA के द्वारा
लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर, ताकि वहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, बराबर ना। और आईएसए के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर अजय माथुर, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। मेंबर कंट्रीज है 97 जो फुल मेंबर कंट्रीज है, और इस एग्रीमेंट को साइन टोटल 118 कंट्री ने अभी तक किया था, और अभी 190 कंट्री कौन बना है, माल्टा बना है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा कुछ अप्रूवमेंट्स दिए गए हैं, और उसमें से 2 अप्रूवमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन द स्पेस सेक्टर, और सेकंड है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, जिसको एक्सटेंड किया गया 2021 से 2026 तक, बराबर ना। ये 2 अमेंडमेंट, ये 2 अप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम ऑन द सेफ्टी ऑफ वुमेन, इसको भी अप्रूवमेंट दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो तीनों अप्रूवमेंट के बारे में बारी बारी से बात करते हैं, राइट। चलो, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अमेंडमेंट्स इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द स्पेस सेक्टर, बराबर ना। अभी देखो इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है फ्रेंड्स, कि स्पेस सेक्टर के अंदर अभी तक क्या था फ्रेंड्स, कि जितना भी अगर एफडीआई करना था, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी को एफडीआई करना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना हो, तो गवर्नमेंट रूट से ही अभी तक हो सकता था। गवर्नमेंट रूट से ही, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेस सेक्टर के अंदर नहीं हो सकता था अभी तक। लेकिन कुछ अमेंडमेंट किया गया है, प्राइवेट कंपनीज और पार्टिसिपेट कर सके स्पेस सेक्टर के अंदर, और हमारा स्पेस सेक्टर डेवलप हो सके और ज़्यादा, इसकी वजह से कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं एफडीआई पॉलिसी के अंदर। अभी क्या बोला है कि 100% तक एफडीआई हो सकता है स्पेस सेक्टर के अंदर, और कुछ हद तक अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑटोमेटिक रूट से हो जाएगा, और कुछ लिमिट से अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट की अप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी स्पेस सेक्टर के अंदर, बराबर ना। अभी उसके अंदर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन पहले तो क्या था कि अगर आपको स्पेस सेक्टर में एफडीआई करना है, इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना ही था। अभी कुछ हद तक अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑटोमेटिक रूट से हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और अगर कुछ लिमिट से ज़्यादा आपको अप्रूव में एफडीआई करना है तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। अभी कौन सी सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप कहाँ पे एफडीआई करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट रूट से जाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक रूट से जाना पड़ेगा, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया ना एफडीआई पॉलिसी के अंदर, तो उसके अंदर क्या बोला गया है, कुछ क्लैरिटी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है कि अगर एफडीआई करना है सैटेलाइट्स के अंदर, लॉन्च व्हीकल्स के अंदर, एसोसिएटेड सिस्टम और सब सिस्टम के अंदर, क्रिएशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फॉर द लॉन्चिंग एंड रिसीविंग द स्पेसक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेस रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड सिस्टम। तो ये अलग अलग स्पेस सेक्टर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे अगर आप एफडीआई करना चाहते हो तो आपको कैसे कर सकते हो एफडीआई, कितना परसेंट करोगे तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, वो सब इस पॉलिसी के अंदर बताया गया है। देखो क्या बोला गया है कि अगर सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट्स का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो और ऑपरेशन करते हो सैटेलाइट्स का, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, तो अगर ये आप स्पेस सेक्टर के ये सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अल्टीमेटली सैटेलाइट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 74% तक आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो। बाकी अगर आप 74% से ज़्यादा एफडीआई करना चाहोगे तो आपको गवर्नमेंट रूट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। ओके, और अगर अगर आप लॉन्च व्हीकल और एसोसिएटेड सिस्टम और सब सिस्टम के ऊपर काम करना चाहते हो, स्पेस पोर्ट को क्रिएट करना चाहते हो फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग द स्पेस क्राफ्ट, तो अगर आप ये सेगमेंट के अंदर काम करना चाहते हो तो आपको 49% तक ऑटोमेटिक रूट से परमिशन मिल जाएगी एफडीआई की। लेकिन अगर आप 49% से ज़्यादा एफडीआई करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट रूट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स एंड सिस्टम और सब सिस्टम फॉर द सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट यूजर सेगमेंट, अगर आप जस्ट उसके कंपोनेंट से बनाना चाहते हो सैटेलाइट्स के ग्राउंड सेगमेंट्स के, तो आप 100% तक ऑटोमेटिक रूट्स के अंदर एफडीआई कर सकते हो, बराबर ना। पहले ये सभी जगह पे क्या था कि अगर आपको स्पेस सेक्टर के अंदर कोई भी जगह पे ये एफडीआई करना है तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी वो बाइफर्केट किया गया है, सिंपल, बराबर ना, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
ओके, ये जो रिफॉर्म है वो बहुत सारी जो संस्था है, इम्पोर्टेंट संस्था है, उन्होंने साथ में मिलके ये रिफॉर्म लिया है। कौन कौन सी संस्था ने साथ में मिलके? तो इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और सेवरल इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स ने साथ में मिलकर इस रिफॉर्म को अंजाम दिया है, बराबर ना? ओके। और अगर मैं इंडियन स्पेस पॉलिसी की बात करूँ तो 2023 के अंदर ही इसरो के द्वारा ये स्पेस पॉलिसी लॉन्च की गई थी। पहले क्या था कि अगर स्पेस सेक्टर में कुछ भी डेवलपमेंट करना हो तो मात्र कौन करता था? इसरो करता था। तो अभी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर काम कर सकें, इसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में लॉन्च किया गया और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। सिंपल, बराबर ना? ओके। तो ये जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में लॉन्च की गई थी उसका मेन एम क्या था? टू ऑगमेंट द स्पेस कैपेबिलिटी, टू डेवलप द फ्लरिशिंग कॉमर्शियल प्रेजेंस इन द स्पेस, to utilize the space as a driver of the technology development and derive benefits in the allied area, to pursue the international relations and create an ecosystem for the effective implementation of the space applications among the all stakeholders, बराबर ना? ये मेन ऑब्जेक्टिव से इंडियन स्पेस पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2023 के अंदर, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर के अंदर डेवलप हुए हैं और बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हमने भेजे जो बहुत ही सस्ते दर में हमने भेजे, बराबर ना? ओके। तो ये सब इनोवेशन कहाँ से हुआ? प्राइवेट कंपनी के पार्टिसिपेशन से हुआ, बराबर ना? ओके। तो कहते हैं ना, हमेशा ओपन रहना चाहिए, बराबर ना? कोई भी चीज़ कभी भी काम में आ सकती है, बराबर ना? कभी भी अपने आप को क्लोज नहीं बनाना है। सिंपल। ओके, राइट। चलो, हमारा नेक्स्ट अप्रूवमेंट है कैबिनेट का कि कैबिनेट के द्वारा फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, अप्रूव किया गया है 2021 से लेकर 2026 तक, बराबर ना? उसके बारे में बात करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कंटिन्यूशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम विथ अ टोटल आउटले ऑफ 4,100 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स फ्रॉम 2021-22 से लेकर 2025-26। जो 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है, बराबर ना, उस पीरियड के दौरान ऑलरेडी ये स्कीम चल रहा था फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। इसको अभी एक्सटेंड किया गया 2026 तक और कितना पैसा अलाउट किया गया है? 4100 करोड़ रुपए उसके लिए अलोकेट किया गया है, बराबर ना? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, बराबर ना? ओके। और ये जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवनेशन के द्वारा, बराबर। अभी इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन बेनिफिट ले रहा है इस प्रोग्राम का, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट, ये जो स्कीम है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम और एक है रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया। ओके, फ्लड चेक। अगर मैं फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करूँ इसके पहले कंपोनेंट की, तो उसके लिए 2940 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को टू अंडरटेक द वर्क रिलेटेड टू द फ्लड कंट्रोल, एंटी इरोजन, ड्रेनेज डेवलपमेंट एंड एंटी सी इरोजन, ये सब को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस दिया जाएगा कि भाई आप है ना अपने कोस्टल एरिया के अंदर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, एंटी इरोजन टेक्नोलॉजी डेवलप करो, ड्रेनेज डेवलपमेंट करो, इसके लिए हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इस प्रोग्राम के अंडर में, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर में। जहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर स्टेट वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो हिली स्टेट है, बराबर ना, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बराबर ना, तो उनको 10% प्रोवाइड करना है, उनको 10% ही निकालना है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा उठाएगी? 90% इस स्कीम के अंडर में। लेकिन अगर वो स्टेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट्स के अलावा जो स्टेट है वो जनरल कैटेगरी के स्टेट हो गए, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को 40% पैसा निकालना है ये पर्टिकुलर चीज़ों को डेवलप करने के लिए, और बाकी का पैसा 60% कौन निकालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगा, ये फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। और अगर रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया की बात करें तो इसके अंदर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं कंट्रीज़ के, बराबर ना, वहाँ पे फॉर एग्जांपल दो कंट्री के बीच में जो कॉमन रिवर है
उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे पैसा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 1160 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है, बराबर ना। और यहाँ पे ये जो दो कंट्री के बीच में बॉर्डर एरिया के ऊपर जो कॉमन रिवर है उसको डेवलप करने के लिए किसी स्टेट को कुछ भी पैसा नहीं निकालना, सारा पैसा कौन निकालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, आई थिंक आपको दोनों स्कीम के अंदर में अच्छे समझ में आएगा, स्कीम के दोनों कंपोनेंट के अंदर में अच्छे समझ में आएगा कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है और रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया क्या है। और दोनों के लिए टोटल मिला के 4100 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है 2021 से लेकर 2026 तक, ये जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है उस समय के लिए, बराबर ना। ओके चल, ओके। और तीसरा अप्रूवमेंट है कैबिनेट का, कि कैबिनेट के द्वारा अभी एक प्रपोजल को अप्रूवमेंट दिया गया। ये प्रपोजल किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, टू कंटिन्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन फ्रॉम 2021-22 से लेकर 2025-26, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो जो अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए, उसको कंटिन्यू रखने की बात की है। इसका प्रपोजल रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, उसको अप्रूवमेंट दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। और इसके लिए कितना खर्चा होगा, 1180 करोड़ के आसपास खर्चा होगा, बराबर ना, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करेगी 885 करोड़ और बाकी का जो पैसा है वो 295 करोड़ के आसपास निर्भया फंड में से लिया जाएगा। ऐसे करके टोटल 1180 करोड़ का बजट रखा गया है 2025-26 के लिए वुमेन की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, बराबर ना। तो इस स्कीम के अंदर में क्या किया जाएगा, तो 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम डेवलप की गई है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इंक्लूडिंग द सेटिंग अप ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर, तो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को डेवलप किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर डेवलप किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डीएनए एनालिसिस को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाएगी। साइबर फॉरेंसिक कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर फोकस किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स इन हैंडलिंग द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो जो हैंडल कर रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट केसेस वुमेन के खिलाफ जो होते हैं, उनको जो हैंडल करते हैं, ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स के कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए खर्चा किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में। उसके अलावा वुमेन हेल्प डेस्क और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को डेवलप किया जाएगा। तो ये सब के पीछे पैसा प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंडर में, जो अभी तक किया जा रहा है और उसको कंटिन्यू करने की बात चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था, बराबर ना। ओके फ्रेंड्स, जस्ट सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रपोजल रखा गया था कि भाई ये जो हम ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको और आगे लेके जाएं 2025-26 तक, और इसके लिए हम आपको मदद करने के लिए तैयार है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला। 885 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और निर्भया फंड में से 295 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली इंडिया और जापान के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, धर्म गार्डियन, और इसको राजस्थान में कंडक्ट किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो धर्म गार्डियन जो 5th एडिशन ये एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में हर साल आयोजित की जाती है, और इस बार राजस्थान के अंदर इसको आयोजित किया गया था। और इसका एम है टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया और जापान, बराबर ना। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन जो इंडिया और जापान के बीच में होती है, बराबर ना। ओके, पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करूँ तो इंडिया की तरफ से ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है, मतलब यहाँ पे आर्मी के कोई ग्रुप के द्वारा पार्टिसिपेट किया होगा। तो इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है जिसमें 40 पर्सनल है, राजपूताना राइफल, ये कंटिजेंट के द्वारा इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था, बराबर ना। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म गार्डियन जो एक्सरसाइज है वो एक आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में होती है। इस पर कहाँ पे हुई थी, राजस्थान के अंदर। इंडिया की तरफ से आर्मी के कौन से रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था, तो राजपूताना राइफल के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया था, बराबर ना। ओके, और अगर मैं धर्म गार्डियन एक्सरसाइज की बात करूँ तो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज वो अल्टरनेटिवली इंडिया और जापान के अंदर हर साल आयोजित की जाती है।
ये एक्सरसाइज है ना वो फोकस करिए हाई डिग्री ऑफ द फिजिकल फिटनेस, जॉइंट प्लानिंग, जॉइंट टेक्टिकल ड्रिल्स एंड बेसिक्स ऑफ स्पेशल आर्म्स एंड स्किल के ऊपर फोकस कर रही है, बराबर ना। और ये एक्सरसाइज के माध्यम से बायलेटरल रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहे हैं इंडिया और जापान के, और इनहेंस द लेवल ऑफ द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू फोर्सेस, बराबर ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव है डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना इंडिया और जापान के बीच में, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम हर साल आयोजित करते हैं, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1895 के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किया गया था, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात की थी, बराबर ना, और इस बार हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर ना। तो ये खेलो इंडिया गेम्स का पार्ट है। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि खेलो इंडिया गेम्स के अंदर हमें 3 इवेंट हम हर साल आयोजित करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम। तो हमने खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पढ़ लिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में भी पढ़ लिया, और ये कौन सा इवेंट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इवेंट है 2024 का, जो अभी रिसेंटली आयोजित किया गया था, और इसका अभी रिजल्ट आया है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके। तो खेलो इंडिया गेम्स के अंडर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था 2024 का, और ये आयोजन कहाँ पे किया गया था, लद्दाख के अंदर, बराबर ना, लद्दाख के अंदर। और इसके अंदर कौन विजेता बना, तो आर्मी की टीम विजेता बनी है। टोटल 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 21 मेडल्स आर्मी की टीम ने यहाँ पे हासिल किए हैं, बराबर ना, और विजेता बनी है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका है 22 मेडल्स के साथ, लेकिन उसने केवल 7 गोल्ड को हासिल किया है, बराबर ना। और इस बार की जो इवेंट हुई थी उसका मैस्कॉट क्या रखा गया था, तो स्नो लेपर्ड, और ये स्नो लेपर्ड को लद्दाख के अंदर शेन ए शी और शान इन लद्दाख रीजन ऐसा बोला जाता है, बराबर ना। ओके। तो यहाँ पे टॉप 5 जो टीम रही है, आर्मी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे हिमाचल प्रदेश और फिफ्थ नंबर पे उत्तराखंड है, ध्यान में रखना है। और अगर मैं खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के बारे में बात करूँ तो ये 4th एडिशन था, और ये विंटर गेम्स 2 चीज़ के अंदर खेली जाती है। टोटल 6 स्पोर्ट्स इवेंट्स इसके अंदर खेले जाते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 आइस स्पोर्ट्स होते हैं, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग, जो लेह लद्दाख के अंदर हुआ। सेकेंड स्टेज के अंदर 4 स्नो स्पोर्ट्स होते हैं, स्काई माउंटेनिंग, अल्पाइन स्कीलिंग, स्नोबोर्ड एंड नॉर्डिक स्कीलिंग। ये 4 स्नो स्पोर्ट्स होते हैं, बराबर ना, जो जम्मू कश्मीर के अंदर खेले गए। टोटल 2 स्टेज के अंदर टोटल 6 गेम्स का आयोजन किया जाता है, बराबर ना। और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया is managing the technical conduct of the Khelo India Winter Games in association with the National Sports Federation and ad hoc body of the Indian Olympic Association, बराबर ना। तो पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेक्निकल कंडक्ट को आयोजित किया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मतलब OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसको कास्ट किया गया था, बराबर ना, टेलीकास्ट किया गया था पहली बार, तो ये ध्यान में रखना है। ओके। और अगर मैं खेलो इंडिया स्कीम के बारे में बात करूँ तो 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेट्स प्ले इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में, और एज ऑफ फरवरी 2024 6 एडिशन हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के, 4 एडिशन हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, और 4 एडिशन हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के, और 1 एडिशन हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स के, बराबर ना, सक्सेसफुली कंडक्टेड हो चुके हैं अभी तक, बराबर ना। तो खेलो इंडिया स्कीम इम्प्लीमेंट होने के बाद इंडिया का ओलंपिक के अंदर परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है फ्रेंड्स। बहुत हमारे ग्रास रूट लेवल से एथलीट्स इस स्कीम के अंडर में से बाहर आ रहे हैं, बराबर ना। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है, जो ग्रास रूट लेवल से अगर कोई एथलीट को डेवलप करना है तो ये स्कीम बहुत ही कारगर साबित हो रही है, बराबर ना। ओके। अगर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करूँ ना, तो जो प्रीवियस 3 एडिशन थे 2020, 21 और 23 के, वो तीन जम्मू कश्मीर के द्वारा जीते गए थे, और इस बार कौन जीता है, आर्मी जीता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की बात करूँ तो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, निश्चित प्रामाणिक जी, बराबर ना। ओके।
तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।